दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और हम इंडियन ज्योग्राफी की लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा भारत में वर्षा। पिछले लेक्चरों के अंदर हमने मानसून, जलवायु, इन सब के बारे में जानकारी ले ली थी, लेकिन आज के अंदर हम पढ़ेंगे भारत के अंदर वर्षा अर्थात रेनफॉल इन इंडिया। भारत की बात करें तो भारत में वार्षिक वर्षा का लगभग 75% भाग क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा होता है। पिछले लेक्चरों में हमने देखा था जो मानसून हमारे अरब सागर की तरफ से आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उन पवनों के द्वारा हमारे यहाँ पे 75% जो बरसात होती है तो उसी मानसून के द्वारा होती है। और ये पवनें क्या करती है, भारत के अंदर दो शाखाओं के माध्यम से प्रवेश करती है। ये क्या दो शाखाओं के माध्यम से प्रवेश करती है, एक तो हमारी होती है अरब सागर की शाखा, दूसरी होती है हमारी बंगाली की खाड़ी की शाखा। तो आप देख सकते हैं इसको चित्र के अंदर भी कि दो तरह से प्रवेश करती है। एक तो हमारी अरब सागर की शाखा जो हमारी ये वाली है, अर्थात ये जो हमारे मानसून आ रहा है। दूसरा हमारे बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो आप देख सकते हैं इधर से आ रही है। तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो इधर से आ रही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं दोनों शाखाओं को। तो भारत के अंदर ये दोनों शाखाएं प्रवेश करती है। फिर बात करें आगे, सबसे पहले बात करेंगे इसके अरब सागर की शाखा को। जो हमारे अरब सागर की शाखा है ये पूर्ण रूप से भारत में प्रवेश करती है और ये शाखा क्या है, अधिक प्रबल होती है। प्रबल की बात करें तो प्रबल का मतलब क्या होता है, मतलब भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बरसात ये शाखा करती है। कौन सी, अरब सागर की शाखा। अब इसकी भी तीन शाखाएं, एक तुम्हारी हिमाचल शाखा, एक छोटा नागपुर की शाखा, और एक हमारी कौन सी होती है, पश्चिमी घाट शाखा। कौन सी, पश्चिमी घाट शाखा। जो हमारी हिमाचल शाखा है, हिमाचल शाखा को हम उत्तरी शाखा कहते हैं। छोटा नागपुर की शाखा है इसको मध्यवर्ती शाखा, और जो हमारी पश्चिमी घाट की शाखा है इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी शाखा कहते हैं। तो हमारी तीन शाखाएं हैं। जो अरब सागर की मानसून है उसकी तरफ से जो आता है, पवनें आती है, उसकी तीन शाखाएं। अब तीनों शाखाओं को बात करें कैसे काम करती है, मैं एक बार देख लेता हूँ। जैसे मैप बनाया हुआ है, क्या मैप बनाया हुआ है, आप आसानी से समझ लेंगे इसे। तीनों आप शाखाएं देख सकते हैं, हिमाचल शाखा उत्तरी शाखा कहलाएगी, छोटा नागपुर की शाखा मध्यवर्ती शाखा, या पश्चिम घाट की शाखा हमारी दक्षिणी शाखा कहलाएगी। तो पहले मैं मैप में चले जाते हैं, मैप से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मैप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा भारत का मैप एक साथ देखा जा सके। यह हमारे अरब सागर की मानसून है। अरब सागर की तरफ से जो पवनें आती है उसकी बात कर रहे हैं। ये अरब सागर की तरफ से आ रही है, तो हमने इस चीज़ को देखा। अब क्या है, अब हमारे जो भारत है, तो भारत में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे एक तो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, दूसरी हमारी सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट। ये पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर क्या करती है, भारत का जल विभाजक का निर्माण करती है। भारत का जल विभाजक का निर्माण करती है, अर्थात ये पर्वत श्रृंखला इस तरह से है, क्या है, ये पर्वत श्रृंखला इस तरह से, अर्थात इसके इधर की तरफ तो क्या है, वो नदियाँ होती है जो हमारे अरब सागर के अंदर जल गिराती है, और इसके इधर वाली जो नदियाँ होती है वो सारी की सारी क्या, बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती है। तो इस तरह भारत के जल विभाजक की तरह कार्य करती है। साथ ही साथ देखें तो इनके अंदर क्या है, कुछ गैप्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट और विंध्याचल इसके बीच में एक गैप है ये वाला, दूसरा गैप है ये वाला, ठीक है, तीसरा गैप है ये वाला, और चौथा गैप है ये वाला। तो इन गैपों से क्या है, ये मानसून भारत के अंदर प्रवेश करता है। अब सबसे पहले हम तीन शाखाएं देखी थी। सबसे पहले आती थी हमारी हिमाचल शाखा जो हमने दिखाई थी, जैसे ये वाली थी, कौन सी, हिमाचल शाखा, फिर छोटा नागपुर शाखा, फिर पश्चिमी घाट शाखा। तो सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, हिमाचल शाखा। अब इस चित्र में हिमाचल शाखा की बात करें हम, तो हिमाचल शाखा कौन सी है हमारी, कि जैसे ये मानसून आए और मानसून आके ये अरावली की इधर से, अरावली की इधर से जो ये मानसून निकल गया, ये हमारी क्या, हिमाचल शाखा है। ये क्या, हिमाचल शाखा है। और ध्यान से देखेंगे तो हिमाचल शाखा के समानांतर है क्या, अरावली पर्वत श्रृंखला। इस वजह से अरावली पर्वत क्या है, ये इस शाखा के अवरोध में नहीं आता। इसी वजह से राजस्थान से मानसून सीधा ही निकल जाता है बिना बरसात के। दूसरी शाखा आती है हमारी कौन सी, छोटा नागपुर की शाखा। कौन सी आती है, छोटा नागपुर की शाखा। और छोटा नागपुर की शाखा मध्यवर्ती शाखा, इन दोनों के बीच में से वो निकल जाती है, अर्थात कहाँ, सतपुड़ा और विंध्याचल, इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकलती है। और ये वाला क्षेत्र है
जिसमें काफ़ी अच्छी वर्षा करती है। और यही शाखा क्या है, जब बंगाल की खाड़ी से होकर जब मानसून आता है इधर से, इन दोनों के पास आकर ये बिहार के पास जाके मिल जाती है और यहाँ के मानसून को और भी तेज कर देती है। और यही शाखा वापस राजस्थान में घूम के आती है। तो इस तरह हमने मध्यवर्ती शाखा देखी जो छोटा पठार की शाखा। फिर तीसरी आती है हमारे जो पश्चिमी घाट की शाखा। ये सीधी आके क्या है, हमारे पश्चिमी घाट से टकराती है और यहाँ पे बहुत अच्छी वर्षा करती है। तो हमने इन तीनों शाखाओं के बारे में देख लिया है। अब बात करें आगे, इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं। तो आगे बात करेंगे हम अरावली पर्वत के समानांतर रहने के कारण। पहले वो देख रहे हैं हिमाचल शाखा की। अरावली पर्वत के समानांतर रहने के कारण यह शाखा क्या गुजरात और पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा करती है। पंजाब हरियाणा में यह शाखा क्या बंगाली खाड़ी शाखा से जाके मिल जाती है और दोनों शाखाएं मिलके एक प्रबल क्षेत्र बनाती है, जिससे हिमालय क्षेत्र में काफ़ी अच्छी वर्षा होती है। कौन से, हमारे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इन क्षेत्रों में क्या अच्छी वर्षा होती है। दूसरी हमारी छोटा नागपुर की शाखा है। कौन सी छोटा नागपुर की शाखा, ये भी हमारे अरब सागर की मध्यवर्ती शाखा है। जो हमने देखा था सतपुड़ा और विंध्याचल इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में थी। मतलब यह शाखा क्या नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी है, इसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। ये शाखा क्या मध्यवर्ती भारत में वर्षा करती है और बिहार में ये शाखा क्या करती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से जाके मिल जाती है, जैसा कि मैंने मैप में बताया था। फिर आती है हमारी पश्चिमी घाट शाखा। पश्चिमी घाट शाखा ये भी क्या है अरब सागर की शाखा की दक्षिणी शाखा है। अब ये शाखा क्या करती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से टकराकर ढाल के सारे 900 से 1200 मीटर तक ऊपर उठती है, फिर बादल बनाती है और पवनाभिमुखी ढाल पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है। अब आप समझेंगे ये क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ये हमारा तट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है और इस तरह हमारे, फिर ये हमारा क्या कहते हैं अरब सागर है। अब यहाँ से क्या बादल बनते हैं, क्या यहाँ से बादल बन रहे हैं, ये बादल आते हैं, आगे बादल बढ़ते रहेंगे और बादल बढ़ के आगे आएंगे और लास्ट में यहाँ तक ऊपर उठेंगे, इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे, इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे और फिर क्या होगा यहाँ पे क्या है बारिश कर देंगे, यहाँ पे क्या बारिश कर देंगे तो सारा पानी तो यहाँ पे हो जाएगा और ये वाला ऊपर उठने के बाद हल्के हो जाएंगे और हल्के होने के बाद बादल इसके बाद इधर आएंगे। इधर आने के बाद क्या देखेंगे तो इन बादलों के अंदर पानी खत्म हो गया है, इन बादलों के अंदर क्या हो गया पानी खत्म हो गया है। तो इस वाला ये वाला क्षेत्र क्या है आपका रह जाता है, ये वाला क्षेत्र क्या है आपके रह जाता है, बिना बारिश के ही रह जाएगा। इस वजह से ये वाला क्षेत्र आपके बिना बारिश के रहेगा। इस वजह से यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जबकि जो हमारी ये पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट के इधर वाले क्षेत्र में हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इन बादलों को भी मिटा देते हैं। फिर आगे बात करेंगे हम इसके जो पश्चिमी घाट के जो पवनाभिमुखी ढाल है, ठीक है, तो इस ढाल पर वर्षा कम प्राप्त होती है और पश्चिमी घाट के पीछे एक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। क्या होता है एक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होगा। फिर बात करें आगे हमारी किसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा की, किसकी बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो ये शाखा क्या आंशिक रूप से, क्या ये शाखा आंशिक रूप से भारत में प्रवेश करती है। क्या करती है आंशिक रूप से भारत में प्रवेश करती है, तो आप इसको समझ सकते हैं ये आंशिक रूप से भारत में प्रवेश करेगी। ये शाखा अराकान यमा पर्वत से टकराएगी और टकराने के बाद क्या भारत की तरफ विस्थापित हो जाएगी, क्या है भारत की ओर क्या करेगी विस्थापित हो जाएगी। ये शाखा क्या दक्षिणी पूर्वी दिशा से भारत में प्रवेश करती है, ये तो दक्षिणी पूर्वी दिशा से भारत में प्रवेश करेगी। अब भारत में प्रवेश करने के बाद यह शाखा भी क्या हिमालय पर्वत से टकराकर दो उपशाखाओं में बट जाती है। कौन कौन सी, उत्तरी मैदानी शाखा और पूर्वी शाखा, दो शाखाएं, एक तो उत्तरी मैदानी शाखा और पूर्वी शाखा, इन दो शाखाओं में बट जाती है। तो हम बात करेंगे दोनों शाखाओं के बारे में। पहली शाखा आती है हमारी उत्तरी मैदानी शाखा। उत्तरी मैदानी शाखा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की उत्तरी शाखा है, ये क्या बंगाल की खाड़ी की उत्तरी शाखा है। और मैदानी शाखा या उत्तरी शाखा की बात करें तो यह पश्चिमी भारत में बनने वाले निम्न दाब की ओर आकर्षित हो जाती है और ये शाखा गंगा के मैदान पूरी राजस्थान इनमें अच्छी वर्षा करती है। तो आपको मैप के जरिए इसको दोबारा से समझाऊंगा मैं, डरने की आवश्यकता नहीं। बिहार पंजाब हरियाणा में यह शाखा आकर अरब सागर का जो मानसून है
उससे मिल जाती है और हमारे हरियाणा पंजाब में अच्छी वर्षा करती है। फिर हमारी आती है पूर्वी शाखा। कौन सी शाखा आती है? पूर्वी शाखा। पूर्वी शाखा है ईस्टर्न ब्रांच की बात करें तो यह भी हमारे बंगाली खाड़ी की शाखा है। और ये पूर्वी शाखा क्या उत्तरी पूर्वी राज्यों में अच्छी वर्षा करती है। पूर्वी शाखा की एक उपशाखा होती है जो कीपाकार रूप में क्या करती है, गारो खासी जयंती इन पहाड़ियों में अच्छी वर्षा करती है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारे कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। तो मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि भारत का मैप है। भारत के मैप में क्या है, ये हमारी उत्तरी मैदानी जो हमारी अरब बंगाली खाड़ी की शाखा है, ये क्या होती है, इधर से आती है, इधर से आकर और जो मैदानी क्षेत्र है इनसे मुड़ जाती है और मुड़ के सीधे कहाँ, राजस्थान की तरफ आती है। और राजस्थान से जो है हमारे हिमाचल की शाखा है, इससे जाकर मिल जाती है यहाँ पे, और हमारे पंजाब हरियाणा इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा करती है। दूसरी जब मुड़ते मुड़ते ये कुछ शाखा इधर की तरफ से प्रवेश करती है और यहाँ पे हमारे क्या है, अराकान योमा पर्वत है। क्या है, हमारे अराकान योमा पर्वत है। तो उनसे टकराकर यह अंदर की तरफ घूम जाती है और यहाँ पे हमारे क्या है, मेघालय का पठार। क्या है, मेघालय का पठार है। मेघालय के पठार में हमारी 3 पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतिया। तो उन पठारों से टकराने के बाद बहुत अच्छी वर्षा करती है। इसी वजह से हमारे वहाँ पे चेरापूंजी, मासिन राम, ये सारे क्षेत्र वहीं पे पाए जाते हैं और यहाँ से टकराने के बाद फिर ये अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह देख सकते हैं 2 शाखाएं, एक पूर्वी शाखा और एक उत्तरी मैदानी शाखा। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। हम इसको जूम इन कर देते हैं हल्का सा। अब आगे पढ़ेंगे। इसके विशेष की बात करें तो जो हमारे कोरोमंडल तट है उस पर दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनों से वर्षा प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तट के अरब सागर के शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र था तो पीछे की तरफ है। अब बंगाली की खाड़ी की शाखा इस तट के समानांतर होकर गुजर जाती है, तो कोरोमंडल तट पर इससे बरसात नहीं होती है। जैसे इस चीज़ की बात करें तो हम कहना क्या चाहते हैं कि जो हमारा ये वाला तट है, ये वाला तट, इस वाले तट पे कोई भी वर्षा नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो इधर से आती है वहाँ उसके लिए क्या है, जो हमारा पश्चिमी घाट है, क्या पश्चिमी घाट है, तो ये बैरियर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? बैरियर की तरह काम करता है। अतः जो हमारी पश्चिमी घाट है तो ये वर्षा को या मानसून को इधर से इधर आने नहीं देता, इधर से इधर आने नहीं देगा। तो ये वाला क्षेत्र हमारा कोरोमंडल तट, तो ये बिना वर्षा के रह जाएगा। साथ ही साथ जो बंगाली खाड़ी शाखा आती है वो घूमना तो शुरू करती है, लेकिन घूमने के चक्कर में यह इस क्षेत्र को तो पार ही कर देती है। अर्थात इधर से होके आएगी तो ये वाला क्षेत्र तो हमारे वर्षा के बिना ही रह जाता है। वर्षा होती है लेकिन यहाँ कम वर्षा होती है, ये आप ध्यान देंगे और यही चीज़ हम बताना चाहते हैं। फिर आगे बात करें इसके, भारत में वर्षा की क्या क्या विशेषताएं वो देख लेते हैं। भारत में वर्षा की विशेषता देखें तो भारत में होने वाली वर्षा क्या मौसमी है, अर्थात मौसम आता है तभी बरसात होती है, बिना मौसम बेमौसम कोई बरसात नहीं होती है। अधिकतम वर्षा की बात करें तो हमारे दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून पवने हैं उनके द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। भारत के मुख्य भूभाग की बात करें उनमें प्रवेश करने के बाद उच्चावच और दाब परिस्थितियों के कारण इन पवनों की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात पहाड़ आएंगे तो अच्छी वर्षा हो जाएगी, नहीं होगी तो हमारे राजस्थान जैसे क्षेत्रों में समानांतर होने के कारण सीधी ही पवनें निकल जाती है। भारत में मानसून वर्षा अचानक बादल गरजने और बिजली के कड़कने के साथ शुरू होती है। भारत में क्या मानसून वर्षा बादल गरजने और बिजली के कड़कने के साथ शुरू होती है। इसे मानसून का प्रस्फोट या मानसून ब्रस्ट कहते हैं। जिन दिनों में वर्षा प्राप्त होती है उन्हें वेट स्पेल कहते हैं, अर्थात जो दिन जिनमें बरसात आएगी उन्हें वेट स्पेल या फिर आर्द्र दौर कहेंगे। और जब वर्षा नहीं आएगी तो उसके बीच के अंतराल को सूखे अंतराल या ड्राई इंटरवल कहते हैं, जिससे मानसून का विच्छेद कहेंगे। अर्थात बरसात आती है फिर नहीं आती है फिर आती है, तो जब आती है तो उसे आर्द्र दौर कहेंगे। और 2 बार मतलब 2 आने वाले मानसून होते हैं, उन दोनों के बीच में यदि सूखा टाइम निकल जाता है तो उसे ड्राई इंटरवल कहते हैं। अब उत्तर भारत में क्या विच्छेद की स्थिति ITCZ की स्थिति बदलने के कारण होती है, और साथ ही साथ वर्षा युक्त तूफानों की तीव्रता कम होने के कारण उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति कम होने के कारण होती है। जो हमारे पश्चिमी तट है वहाँ पे विच्छेद की स्थिति तब बनती है जब मानसून पवनें तट से क्या है समानांतर चलने लगती है। अब मानसून वर्षा में क्या होती है, अनिश्चितता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मानसून बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। भाई मानसून की बात करें तो मानसून वर्षा में अनिश्चितता पाई जाती है, कभी वर्षा तेज होती है कभी कम होती है, तो इस तरह अनिश्चितता होती है और ये सब क्या बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे तट से दूरी बढ़ती रहती है वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे आप अंदर
भारत के अंदर की तरफ जाते जाओगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। वर्षा के वितरण में भी असमानता पाई जाती है, कहीं पे तो 12 सेंटीमीटर तो कहीं पे 1200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। अब भारत में वर्षा के दिनों की बात करें तो इसके दिन भी कम होते हैं। कलकत्ता में साल में 118 दिन बरसात होती है, तो मुंबई में 75, चेन्नई में 55, तो कई बार तो राजस्थान में 15 दिन तक भी वर्षा होती है। अब बात करें वर्षा की परिवर्तनशीलता, उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा कम प्राप्त होती है। ठीक है, अब राजस्थान की परिवर्तनशीलता की देखें तो राजस्थान में परिवर्तनशीलता 30% है, अर्थात कभी वर्षा ज़्यादा और कभी वर्षा कम होती है। कानपुर में देखें तो कानपुर में परिवर्तनशीलता 20% है और कलकत्ता में क्या 11% है, क्योंकि जहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है उसमें परिवर्तनशीलता कैसी, तो ये देख सकते हैं परिवर्तनशीलता 11% है कलकत्ता। अब बात करें मानसून की, तो मानसून आता कब है? भारत में मानसून का आगमन 22 मई को हो जाता है। पहले ये 25 मई होता था, लेकिन अब ये 22 मई हो गया है, तो 22 मई को हमारे मानसून आ जाता है। भारत के मुख्य भूभाग की बात करें तो भारत के मुख्य भूभाग में मानसून का आगमन 1 जून को होता है, जो कहाँ होता है? भारत के केरल के मालाबार तट पर। केरल के मालाबार तट पर हमारे 1 जून को मानसून आ जाता है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप भारत का मानसून एक ही पन्ने पे देख सकें। तो हम देख सकते हैं ये हमारे अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, हमारे 23 मई को ही हमारे मानसून आ जाता है। ये हमारे 1 जून है तो मालाबार तट पे, फिर 5 जून में हमारे इसके ऊपर ये लाइन देख रहे हो, 10 जून को मुंबई, 15 जून को हमारे अहमदाबाद, 1 जुलाई को हमारे यहाँ, और 15 जुलाई होते होते पूरे भारत के अंदर मानसून आ जाता है। तो इस चीज़ को आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं। तो देख सकते हैं। आगे बात करें 25 जून की बात, तो 25 जून का मानसून क्या राजस्थान में प्रवेश करता है। पहले 15 जून तक हमारे राजस्थान में प्रवेश करता था, अब 25 जून को राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है। अब बात करते हैं रिट्राइविंग मानसून की, मतलब मानसून जाता कब है। संपूर्ण भारत में मानसून का निवर्तन 16 सितंबर से शुरू हो जाता है। पूरे के पूरे भारत की बात करें तो 16 सितंबर से मानसून जाना शुरू कर देता है। उत्तर भारत में मानसून का निवर्तन 1 अक्टूबर से होता है और संपूर्ण भारत से हमारा मानसून 31 अक्टूबर से चला जाता है। तो रिट्राइविंग की बात करें तो 15 सितंबर से ये जाना शुरू करता है, धीरे 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 करके 1 सितंबर, ये धीरे धीरे करके भारत से अक्टूबर आते आते हमारे पूरा पूरा मानसून चला जाता है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मानसून का निवर्तन 16 सितंबर से शुरू होता है और पूरा पूरा 30 सितंबर तक राजस्थान से मानसून चला जाता है। और वर्षा के वितरण की बात करें, भारत के अंदर वर्षा का वितरण, भारत में 116 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। कितनी? 116 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, जबकि राजस्थान में तो ये 57 सेंटीमीटर ही है। भारत में वर्षा का वितरण असमान है, मतलब भारत में किसी क्षेत्र में तो अच्छी वर्षा तो किसी क्षेत्र में कम वर्षा। इसी आधार पर भारत के क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। इसी आधार पर क्या है, भारत के जितने भी क्षेत्र है उनको 4 भागों में बांटा है। अरे 4 क्षेत्र हम आपको बता देते हैं। ऐसे क्षेत्र, पहला वाला जहाँ 200 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा, फिर 100 से 200, फिर 50 से 100, फिर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ तो 50 सेंटीमीटर वर्षा भी प्राप्त नहीं होती है। तो मैम इसको जूम आउट कर देते हैं, आप इसको एक साथ देख सकते हैं। जैसे डॉट डॉट वाला क्षेत्र है, जैसे हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र, हमारा हिमालय वाला क्षेत्र और हमारे बीच वाला ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे तो क्या 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। क्या 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होगी। दूसरा हमारा क्षेत्र आता है 50 से 100 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो अगला आता है हमारा 50 से 100 सेंटीमीटर वाला, जो लाइट ग्रे है। तो लाइट ग्रे की बात करें तो कौन सा क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र, ये बीच वाला, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये हिमालय के आसपास वाला क्षेत्र है। यहाँ पे ये इधर वाला क्षेत्र, यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। इन चित्रों को आप मैप में बनाइएगा ताकि आपको इसकी अच्छी समझ विकसित हो। फिर इसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर, तो हमारे जो पश्चिमी घाट के साथ साथ वाला क्षेत्र, ये हमारा बिहार झारखंड वाला क्षेत्र, जो उड़ीसा वाला क्षेत्र, हमारे पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, साथ ही साथ ये हमारा गंगा प्लेन वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है यहाँ पे 100 से 200। और डार्क ग्रे का मतलब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, ये हमारा त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, ये हमारा असम व मेघालय वाला क्षेत्र, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र। तो ये वाले क्षेत्र जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस तरह हमने भारत के क्षेत्रों को कितने 4 भागों में बांटा है।
तो आगे हम बात करेंगे। तो इसको 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग आता है हमारी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, दूसरा मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र, तीसरा न्यून वर्षा वाला क्षेत्र आता है, और चौथा कौन सा आता है? अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र आता है। कौन सा? अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र आता है। इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। चौथा कौन सा? अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र। पहला आता है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, हाई रेनफॉल रीजन। इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश, जो हमारा उत्तर पूर्वी राज्य, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सारे द्वीप शामिल होते हैं। ऐसे एरिया जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये कौन कौन से एरिया हमारे? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सारे क्षेत्र इसके अंदर शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में मासिनराम और चेरापूंजी नामक स्थान भी है, जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। जैसे मासिनराम में तो 11,973 mm वर्षा प्राप्त होती है, अर्थात 467.4 इंचज वर्षा होती है। चेरापूंजी भी इससे कम नहीं है, 11,777 mm यहाँ वर्षा प्राप्त होती है, और 463.7 जो औसत वार्षिक वर्षा हमारे यहाँ पे प्राप्त होती है। दूसरा क्षेत्र आता है हमारे मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। कौन सा? मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र आता है। अब मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र की बात करते हैं। इस क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, मतलब गोवा, कर्नाटक, केरल, उप हिमालय वाला क्षेत्र, गंगा के मैदान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम की कछार घाटी, मणिपुर, इन क्षेत्रों के अंदर अच्छी वर्षा होती है। कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर, इसीलिए इसको मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। तीसरा आता हमारा न्यून वर्षा वाला क्षेत्र। ये हमारे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पे। ये क्षेत्र क्या भारत के अधिकतम भाग पे है? कौन सा? जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात, प्रायद्वीपीय भारत का अधिकतम भाग। तो ये सारा भाग है ना न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है, और ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। और चौथा आता है हमारा अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र, जिसमें 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और ये पर्वतों के ढाल वाले क्षेत्र हैं, अर्थात वृष्टि छाया वाले क्षेत्र, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बात करें तो इस क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इनका कुछ भाग, और लद्दाख, ये एरिया शामिल है। कुछ कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जैसे हमारे मरुस्थल वाला क्षेत्र, थार का मरुस्थल, लद्दाख ठंडा मरुस्थल, यहाँ पे तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब बात करेंगे हम भारत में वर्षा की। भारत में वर्षा की बात करें तो भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा को 4 भागों में बांटते हैं। शीत ऋतु की वर्षा, मानसून पूर्व, मानसून ऋतु और मानसून के बाद, ये हम 4 भागों में बांट रहे हैं जो वर्षा को। आधार क्या हमारा? वार्षिक वर्षा के आधार। सबसे पहला आता हमारा शीत ऋतु। कौन सा? शीत ऋतु। शीत ऋतु में हमारे 3.98 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। शीत ऋतु में जब वर्षा होती है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में होती है। और ये क्या कारण है? हमारे मावट या पश्चिमी विक्षोभ है, जो हमने मानसून के अंदर देख लिया था। इसके कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा अच्छी होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून पवनों के कारण कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। जो हमारे सर्दी के अंदर मानसून आता है, उत्तरी पूर्वी मानसून, इसकी वजह से हमारे तमिलनाडु पे जो कोरोमंडल तट है उस पर अच्छी वर्षा होती है। और शीत ऋतु के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भी भारी वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत में कुल वर्षा का लगभग 3.4% ही वर्षा होती है। जितनी भी भारत में वर्षा होती है उसका 3.4% वर्षा हमें शीत ऋतु में प्राप्त होती है। फिर बात करें मानसून पूर्व की, 13.6 सेंटीमीटर वर्षा पूर्व प्राप्त होती है। कब? मानसून पूर्व में। ये बात करें कब? मार्च, अप्रैल, मई में। अब ये वर्षा क्यों होती है? मार्च, अप्रैल, मई में वर्षा क्यों होती है? इसके कारण क्या है? इसका कारण है मानसून पूर्व पश्चिमी तट पर चेरी ब्लॉसम वर्षा और आम वर्षा होती है। जो मानसून पूर्व वर्षा होती है ये पश्चिमी तट पर होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? आम वर्षा कहते हैं, या फिर चेरी ब्लॉसम वर्षा कहते हैं। काल वैशाखी तूफान के कारण क्या पश्चिमी बंगाल और असम में वर्षा प्राप्त होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण भारत के पूर्वी तटों पर भी वर्षा होती है। तो ये कारण है। ये मानसून नहीं है, लेकिन वर्षा तो हो ही रही है। और मानसून पूर्व वर्षा के भारत की कुल वर्षा का 11.3% होती है। तो जितनी वर्षा होती है तो मानसून पूर्व वर्षा से 11.3% बारिश मिलती है। फिर बात करें मानसून ऋतु की, तो ये हमें 88.86 सेंटीमीटर बरसात होती है जून, जुलाई, अगस्त 3 महीनों में। कारण क्या है? मानसून ऋतु में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है।
मानसून के दौरान लगभग पूरे भारत में वर्षा होती है। मानसून के दौरान आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात से पश्चिमी तट पर वर्षा होती है और लगभग 74% जल या वर्षा हमें इसी दौरान प्राप्त होती है। तो आप इन चीज़ों को देखेंगे। चौथा आता मानसून के बाद। क्या किसकी बात करें? मानसून के बाद, पोस्ट मानसून की बात करें तो हमें 12.1% वर्षा प्राप्त होगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। मानसून के बाद ज़्यादातर वर्षा उष्णकटिबंधीय चक्रवात से आती है। इससे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा मिलती है जो क्या भारतीय पूर्वी तटों पर होती है। मतलब वो 10.4% वर्षा हमें मानसून के बाद प्राप्त होती है। अब बीच में हमने काल वैसाखी शब्द देखा था, तो काल वैसाखी शब्द क्या है उसके बारे में देखें। तो किसकी बात करें? काल वैसाखी। तो ये पश्चिम बंगाल और असम में क्या अप्रैल और मई के महीनों में शाम के समय वज्र तूफान आते हैं। क्या आते हैं? वज्र तूफान आते हैं, जिसे काल वैसाखी कहते हैं। वैसाख के महीने में असम में इसी को बारदोली छीड़ा कहते हैं। इसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। क्या इसे नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है? काल वैसाखी की बात कर रहे हैं तो काल वैसाखी के विनाशकारी स्वरूप के कारण इसे बैसाखी का काल कहते हैं। तो काल वैसाखी के कारण होने वाली वर्षा चाय, चावल और पटसन इनकी खेती के लिए बढ़िया रहती है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने भारत के अंदर वर्षा के वितरण के बारे में बात की, जितना भी वर्षा हो रही है उसके बारे में बात की। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।